जब भी लोग पहली बार डेटा साइंस के बारे में सोचते हैं तो उन्हें डेटा साइंटिस्ट ही दिखता है, बट इसमें कई जॉब रोल्स होते हैं और उस जॉब रोल के हिसाब से स्किल्स भी डिफरेंट होते हैं। फंडामेंटली स्किल्स तो सेम ही होते हैं, बट कहीं ना कहीं टूल्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको एक्सपर्टीज करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन इन एपिसोड नंबर 3। आज के न्यू एपिसोड हाउ टू बिल्ड अ करियर इन डेटा साइंस में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड के थ्रू हम आपके करियर जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम डिफरेंट फील्ड्स में प्लेस फ्रेशर्स की करियर जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे कोई अपने करियर को शुरू कर सकता है, कौन कौन से स्किल्स जरूरी हैं, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं एंड मेनी मोर इंपॉर्टेंट लेसन्स टू लर्न। आज मेरे साथ हैं श्रेयस नागपुरे, डेटा एनालिस्ट इन इंटर्नशाला डेटा साइंस टीम। चलिए श्रेयस से डिस्कस करते हैं उनके फ्रेशर से डेटा एनालिस्ट बनने की जर्नी को। Hi Suresh, welcome to the show. And let's know about your brief introduction and your educational journey. Hello Arun, I am Shreyash Nagpure, currently working as data analyst with Interchala Data Science team. I am BTech graduate in mechanical engineering. I am from Chandrapur, Maharashtra, where I completed my 10th and 12th schooling. वहाँ पे मैंने मेरा 10th and 12th complete किया, and during the 12th examination, 11th and 12th, I was parallelly preparing for कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने जो भी सब्जेक्ट्स किए वो कहीं ना कहीं मेरे ब्रांच से रिलेटेड थे, और कहीं ना कहीं मुझे मैकेनिकल के रिलेटेड जॉब क्या होता है ये उसमें सबसे ज़्यादा आइडिया थे। सारे ब्रांचेस के रिस्पेक्ट में मुझे मैकेनिकल के बारे में ज़्यादा आइडिया था। अच्छा। सो आई चोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट दैट पॉइंट। बीटेक करना तो फिक्स था समहाउ इन फ्रॉम द 12th, फ्रॉम द 11th and 12th. But which branch I really don't know at that point. But when I completed my 12th and preparing for the college counseling, तो ऐसा था कि मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज, सबसे ज़्यादा कनेक्टेड जो ब्रांच लगी वो मैकेनिकल लगी। ड्यू टू द 2 रीज़न। फर्स्ट इज कि मुझे उसके सब्जेक्ट्स के बारे में पहले से नॉलेज था, और सेकंड रीजन वो कि मुझे जॉब रोल के बारे में पता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है और उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, अब रिसर्च कर रखी थी आपने? यस, मैं वैसे कोडिंग का भी पता था, लाइक सीएस का, बट मैंने कभी कोडिंग की नहीं थी। तो आपकी श्योरिटी थी कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं कर सकता हूँ, तो मुझे इसमें जाना चाहिए, और कोडिंग में यू आर नॉट श्योर कि मुझे कोडिंग करनी चाहिए, तो आपने वो नहीं सेलेक्ट किया? उस पॉइंट पे कुछ ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं थी। बट नाउ आई एम वर्किंग एज डेटा एनालिस्ट, सो आई स्विच टू दिस जॉब डोमेन। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज मुझे ऐसा था कि मतलब कहीं ना कहीं मैकेनिकल में ही करना, आगे बढ़ना, इन्वेस्ट करना है, ऐसा था कि मैकेनिकल के डोमेन में मैं वर्क करूंगा। उस पॉइंट पे मैकेनिकल से रिलेटेड भी कई सारे जॉब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कई ब्रांचेस होते हैं मैकेनिकल में भी, जस्ट लाइक एज फिर आपने सी वगैरह ही फर्स्ट ईयर में किया आपने? यस, जस्ट लाइक एज डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन, थर्मल, फ्लूइड मैकेनिक्स, इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, और उस हिसाब से हम खुद को डेवलप करते हैं ताकि हम उस जॉब रोल में जा पाए। तो इनिशियली मुझे लगता था कि मैं डिज़ाइन में, मैकेनिकल डिज़ाइन में आगे बढ़ूंगा। ड्यू टू एक्चुअली डिज़ाइन की प्रोसीजर ही इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि किसी को भी फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग व्हेन यू मेक एनी, फॉर एग्जांपल एनी मैकेनिकल पार्ट्स और मशीन पार्ट्स, इट सीम्स, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप देख रहे होते हो, आप किए नहीं होते हो। After the 3rd year of my college, when I was in 4th year, मैंने मतलब मेरे सारे डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स हो चुके थे, और कहीं ना कहीं डिज़ाइन के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें भी मैंने काम किया था, बट तो आई थॉट डिज़ाइन इज़ नॉट फॉर मी, सो I will focus on the pure research, theoretical research in mechanical engineering. So I started preparing for the GATE from the 4th year final sem. और उसमें हमारा प्रोजेक्ट्स भी होता है, तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी, प्रोजेक्ट के कारण भी ऐसा लगा कि रिसर्च में जाना चाहिए। ओके, तो आपने गेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी उसके बाद? यस, थर्ड ईयर से? नॉट फ्रॉम द 4th year। फ्रॉम 4th ईयर आपने गेट की प्रिपरेशन करी? आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा था कि मुझे मैकेनिकल में ये जो डिजाइन में सेलेक्ट किया है? डिजाइन में तो नहीं जाऊंगा, बिकॉज इनिशियली लगता था कि डिजाइन के अगर रिलेटेड सॉफ्टवेयर या फिर नॉलेज गेन कर लूंगा तो उस रिलेटेड में जॉब में एंटर कर सकता हूँ, बट फिर मुझे लगा कि इट इज़ नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू। व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर द गेट, तो मैंने मार्क्स सेट कर लिया था मेरे लिए कि अगर यहाँ इतने आएंगे तो आई विल गो फॉर इट,
otherwise I will think for in the same domain. I will go for the job. ऐसे में जो है इसमें प्लेसमेंट ले लूंगा. Yes. तो एक्चुअली मेरे मार्क्स कम आए, देन आई नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू. तो गेट में आपने जब उसमें कंपटीशन किया तो उसमें आपके इतने परसेंटेज नहीं आई कि आप उसमें क्वालिफाई कर सको. आई वाज क्वालिफाइड बट नॉट एट दैट कि मुझे टॉप कॉलेजेस में मिल सके हैं, जस्ट लाइक IITs. हाँ, तो आपने फिर डिसाइड किया कि फिर मैकेनिकल में देखता हूँ. यस, बिकॉज क्वालिफिकेशन इज इजी बट गेटिंग इनटू 60 and 70 वाज समथिंग कि यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन मेरी कमी थी. तो जब आपने फिर गेट में जब आपको इतने मार्क्स नहीं आए, आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे, तो फिर उसके बाद आपने मैकेनिकल में उसके प्लेसमेंट क्यों नहीं लिए फिर आपने? रीज़न वॉज कि मैं सारे डोमेन्स देख रहा था जहाँ पे मैं वर्क कर सकता हूँ या फिर जो भी मुझे आता है उसके रिलेटेड मैं काम कर सकता हूँ. जैसे मैंने अगर मैं बताऊँ कि फर्स्ट ईयर में मैंने कोडिंग की थी इन C लैंग्वेज. तो कहीं ना कहीं मुझे मैकेनिकल डिज़ाइन में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर C मुझसे हो रही थी. अच्छा, तो आपने जब रीथिंक किया कि मेरी जो जर्नी है 4 ईयर की, तो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था जो आपने स्टार्टिंग में कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग वगैरह करी थी? यस, जो मतलब इतनी मैं हाई लेवल की कोडिंग तो नहीं की थी, बट जो इतनी भी बेसिक की थी मुझे इतना पता था कि कोडिंग हाउ इट वर्क्स, कोड रन किए थे और मुझसे वो हो रहा था. आपसे हो रहा था. तो मैं सारे जॉब प्रोस्पेक्ट देख रहा था कि जिस जॉब रोल में मैं जा सकता हूँ, अभी मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज किस सेक्टर्स में है, तो मैं वो सारे एक बार देख रहा था. तो उस हिसाब से मुझे लगा कि तो 4th ईयर में आप डिसाइड कर रहे थे कि लाइक या तो मैं प्लेसमेंट ले लूँ इसमें, या फिर मैं एक बार रीथिंक कर लूँ कि मेरी जो जर्नी रही है उसमें मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है और उसी में फिर मैं आगे बढ़ूँ. यस, राइट. आई डिसाइडेड दैट. देन आई थिंक ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज मैं उन्हीं जॉब में जाना चाहता था जहाँ पे एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी जॉब कर सकता है. मतलब एज ए बैकग्राउंड होने से कोई इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. कनेक्टेड करियर आप चाह रहे थे कि जिससे आपको इसका भी फायदा मिले. मतलब अगर ऐसा नहीं हो कि अगर मैं जा रहा हूँ सेपरेट फील्ड हो जाए. हाँ, अगर मैं जा रहा हूँ और they are not accepting mechanical engineers. They are only accepting some students from the only certain specific background. हाँ. Okay. कहीं कॉम्प्लीमेंट करे वो आपका, मतलब डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट करे. Yes, I was thinking for all the opportunities. फिर आपने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो ये वहाँ से यहाँ तक डेटा एनालिस्ट तक आने की जर्नी क्या रही है आपकी? ओके, जैसे मैं बताया कि आपको मुझे बस C की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स. सो जो भी डेटा साइंस के रिलेटेड जॉब रोल्स होते हैं उनमें भी कोडिंग की ज़रूरत होती है, बट इतनी नहीं होती है कि फुल स्टैक डेवलपर इतनी कोडिंग की जरूरत, कोर कोडिंग की जरूरत नहीं होती आपको. यस, मिनिमल आनी चाहिए. मतलब आपको बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल पे तो एक लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए. इन डेटा साइंस वी यूज पाइथन मोस्ट ऑफ टाइम. R भी यूज करते हैं, बट जनरली मैंने पाइथन की तरफ ज़्यादा वर्क किया बिकॉज पाइथन ज़्यादा वाइडली यूज होती है. तो ये आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे डेटा साइंस करना है और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? ओके, जब डिसीजन की पार्ट आई तो मैं ये देखता था कि अगर मैं जिस जॉब रोल में जा रहा हूँ उसके रिलेटेड मेरे पास स्किल्स है कि नहीं. अगर मेरे पास उस रिलेटेड में स्किल्स है या फिर उस रिलेटेड स्किल एक्वायर कर सकता हूँ तो मैं उस जॉब रोल में जाने के लिए रेडी हूँ. बिकॉज अगर आप कोडिंग भी देखें या फिर डेटा साइंस भी देखें या मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी देखें, इन तीनों में आपको फंडामेंटली 4 थिंग की नीड तो है. दैट इज कंप्रहेंशन, एनालिसिस स्किल्स, सिंथेसिस एंड रिकॉल. मतलब ये 4 फंडामेंटल्स तो आपको लगेंगे. डेटा साइंस में चाहिए आपको? हर फील्ड में चाहिए. हर फील्ड में चाहिए, विच इज रिलेटेड टू टेक्निकल. आई थिंक फर्स्ट इज कंप्रहेंशन, मतलब आपको समझने की शक्ति तो चाहिए. एंड सेकंड इज आई थिंक एनालिसिस स्किल्स, बिकॉज इन मैकेनिकल में भी हम एनालिसिस करते थे इन थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट्स लाइक. एंड सिंथेसिस समहाउ कि आपने डेटा को ब्रेक किया, अब डेटा को आप कलेक्ट करके एक यस इंसाइटफुल फॉर्मेट में ला रहे हो. एंड रिकॉल इज समथिंग योर मेमोरी स्किल्स दैट इवन नीडेड, बिकॉज जब यू नीड टू कीप इंफॉर्मेशन अप टू डेट इन योर माइंड. तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल स्किल्स चाहिए थी और मुझे लग रहा था मैं इन पे ही काम कर रहा हूँ, बस मुझे कुछ स्किल्स गेन करनी पड़ेंगी रिलेटेड टू डोमेन लाइक डेटा साइंस. नाउ आई चोज डेटा साइंस और कोडिंग बिकॉज कहीं ना कहीं डेटा साइंस में
स्टैटिस्टिक यूज होता था, कहीं ना कहीं डेटा साइंस थोड़ा सा मैथमेटिक्स के रिलेटेड लगता था। अच्छा, तो मैथमेटिक्स के रिलेटेड लगता था और कहीं ना कहीं मैं मैथ्स में अच्छा था इन माय एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम द 10th 12th एंड इन द डिग्री एज वेल। तो उससे तो आपने फिर उसके बाद रिसर्च किया होगा थोड़ा सा कि मैं मुझे ये वाले स्किल्स जो मैंने गेन किए इसमें मुझे कहाँ कॉम्प्लीमेंट मिलेगा किस करियर में। यस, तो फिर आपने डेटा साइंस को सेलेक्ट किया, तो ये रिसर्च वगैरह आपने करी थी? यस, फर्स्ट टाइम आई रिसर्च्ड ओवर ऑल दी। तो ये ऑनलाइन रिसर्च करी आपने या फिर कहीं? ऑनलाइन भी रिसर्च की ओवर द इंटरनेट एंड पूछा भी जो पहले से डेटा साइंस में काम कर रहे हैं और जो कोडिंग में काम कर रहे हैं उनसे भी पूछा, एंड जो मैकेनिकल में काम कर रहे हैं उनसे भी कि हाउ इज देयर वर्क इज गोइंग। इससे फिर एक इंसाइट्स मिला कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं डेटा साइंस में जा सकता हूँ। तो इस देन आई डिसाइडेड टू इन द डेटा साइंस, बट मैं एक श्योर होना चाहता था कि प्रोग्रामिंग मुझसे हो, बिकॉज मैंने जो प्रोग्रामिंग की थी वो सी में बेसिक थी। तो मैं एक बार पाइथन में प्रोग्रामिंग करना चाहता था। देन आई डिड बेसिक्स ऑन द पाइथन और मुझसे हो रही थी वो। तो फिर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डेटा साइंस करना है। यस। अब डेटा साइंस के ये करियर तक आप कैसे पहुंचे, कैसे आपने ये आज जो फर्स्ट इंटर्नशिप थे वो क्रैक करेंगे? Okay, first I was searching for the any course which can train me in the basic skills। और कहीं ना कहीं जब आप फर्स्ट स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर डाउट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं मैकेनिकल से था तो कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं वैसे तो उसके रिलेटेड डाउट्स ज़्यादा थे कि आप खुद से भी कर सकते हो वो स्किल्स एक्वायर्ड, बट कहीं ना कहीं मुझे डाउट ज़्यादा थे। तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया और उस कोर्स में मुझे 4 to 5 फंडामेंटल स्किल्स जो कहीं ना कहीं आपको डेटा साइंस के रिलेटेड जॉब रोल में अप्लाई करने के लिए नीडेड है वो सिखाए गए। फॉर एग्जांपल टैब्लू, इट वाज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। सीक्वल, मैंने पोस्टग्रेसक्यूएल में वर्क किया एंड उसको ही सीखा। बट अगर आप कोई भी एसक्यूएल कर लो तो आप इजीली कहीं ना कहीं समझ सकते हो। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन MySQL then you can easily work on PostgreSQL as well with few changes which can you easily explore। and there is मैंने और एक्सेल भी किया था। एक्सेल के जो एडवांस टॉपिक्स है जस्ट लाइक एज पाइवट टेबल, VLOOKUP, HLOOKUP, नाउ XLOOKUP as well। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको एनालिसिस में मदद करती है। यू आर नॉट डायरेक्टली वर्किंग ऑन एक्सेल, बट कहीं ना कहीं एक्सेल आपको हेल्प करता है। तो इसलिए मैंने एक्सेल भी सीखा उस कोर्स में। एंड कौन सा कोर्स किया था आपने? मैंने इंटरशाला ट्रेनिंग से PGC का कोर्स किया था, प्लेसमेंट गारंटी कोर्स। आपने किया। तो यहाँ इस कोर्स तक कैसे पहुंचे? आपने कैसे डिसाइड किया मुझे यही कोर्स करना है और दूसरा नहीं करना है? Actually, I was using इंटरशाला previously for job posting, for internship। and मैंने छोटे इंटरशाला के शॉर्ट टर्म कोर्स भी किए थे। फॉर एग्जांपल ANSYS एक करके मैकेनिकल में एक कोर्स होता है। यानी कि बीटेक में भी आपने ये स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने इंटरशाला की ट्रेनिंग्स का यूज किया? इट वाज शॉर्ट कोर्स टू स्किल एनहांस फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर द मैकेनिकल फाइनल प्रोजेक्ट। और जब मैंने कंटेंट्स देखे सारे कोर्सेज के, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के कंटेंट सेम ही होते थे। एंड कुछ कोर्स में एडवांस कंसेप्ट भी होते थे, बट आई थिंक आपको जितना स्किल्स प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उतना आपको एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्सपीरियंस भी लें। मतलब आप पहले ही बहुत एडवांस नहीं कर सकते, बेसिक से जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको वर्क एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, बिकॉज जिस स्किल्स पे आप इनिशियली वर्क करते हो कहीं ना कहीं वो आप बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे ही वर्क कर सकते हो। जब आप एक्चुअली आके वर्क करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप SQL करते हो खुद से तो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे ही करते हो। बट व्हेन यू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन तब आपको एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है और पता चलता है कि कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो हम जनरली सीखते वक्त फॉलो नहीं करते। तो इसलिए मैंने इंटरशाला का कोर्स लिया, बिकॉज मैंने इंटरशाला से पहले आपने कुछ कोर्स किए थे, तो आप ये सिलेक्टेड कि मुझे डेटा साइंस में यही से करता हूँ। यस, बिकॉज ऑल द कोर्स इन दिस कैटेगरी आर सेम एंड ऑफरिंग सेम टाइप ऑफ स्किल्स। अगर तो मैंने इंटरशाला चूज किया।
ऑल द कोर्सेज में इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या फिर लाइक? नो, एक्चुअली जो फ्रेशर्स लेवल कोर्सेज, फ्रेशर लेवल पे कोर्सेज हैं, सेम मतलब सेम लेवल ऑफ स्किल्स ऑफर कर रहे हैं। यस, सेम लेवल ऑफ स्किल्स ऑफर कर रहे हैं। किसी में बस डिफरेंस होगा कि माई पे वर्क कर रहे हैं, कोई पोस्टग्रेसक्यूएल पे, डिफरेंस इतना ही आता है। अच्छा, तो फिर यू डिसाइड कि मुझे प्लेसमेंट गारंटी का कोर्स करना है, तो आपने एनरोल किया और? यस, बिकॉज मुझे पहले ही एडवांस लेवल पे नहीं जाना था, मुझे विद द एक्सपीरियंस, विद द रियल जॉब एक्सपीरियंस इस फील्ड में ग्रो करना था। ओके, सो आई चोज इंटरशाला पीजीसी कोर्स। अच्छा। एंड और फिर हमें कोर्स में जो भी डेटा साइंस रिलेटेड फंडामेंटल टूल्स होते हैं वो सिखाए गए, जस्ट लाइक टैबलू, एसक्यूएल, एडवांस एक्सेल एंड मशीन लर्निंग एंड पाइथन। सो अब जो ये 4 स्किल्स होते हैं, इसके रिलेटेड जॉब रोल्स भी डिफरेंट होते हैं अगर आप इसमें एक्सपर्टीज करें तो। बट अगर आप बेसिक लेवल पे कर लेते तो आप डेटा साइंस फील्ड में एज ए फ्रेशर एंट्री कर सकते हैं। सो इतना डेटा साइंस की हम बात करते हैं, लेमन्स लैंग्वेज में एक बार ऑडियंस को बता ही देते हैं डेटा साइंस क्या होता है। ओके, सो डेटा साइंस ऐसी फील्ड है कि आप जो भी बिजनेसेस होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके पास मिलियंस ऑफ बाइट्स का डेटा होता है और उस डेटा का वो यूटिलाइजेशन करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो उस डेटा का यूटिलाइजेशन जो भी करते हैं उन्हें हम डेटा साइंटिस्ट कहते हैं। तो अब तो ये बात तो हो गई हमारी डेटा साइंस तक आने की जर्नी, है ना। तो अब कोई कॉलेज ग्रेजुएट या फिर कोई फ्रेशर अपना डेटा साइंस में करियर बनाना चाहता है ना, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, लाइक सबसे फर्स्ट चीज इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू डिसाइड डिसीजन मेकिंग, राइट? यस, कि आपको इस डोमेन में जाना है, डोमेन में जाना है, रिसर्च वेल। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं डेटा साइंस में रिसर्च होता है, आप जो भी वर्क करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करनी पड़ती है आपको। एंड तो उसके रिलेटेड आप पहले बेसिक्स स्किल्स एक्वायर कर लीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे एज ए फ्रेशर, तो डेटा साइंस में डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, इनके जॉब पोस्ट, इनके स्किल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होते हैं। बट जैसा आपने बताया कि लाइक अलग अलग ब्रांचेस आपने बताया, तो डेटा साइंस में जरूरी नहीं कि वो डेटा साइंटिस्ट ही बने, राइट? सो देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस इन डेटा साइंस। अगर आप एज ए फ्रेशर वर्क कर रहे हो, एज ए फ्रेशर डेटा साइंस रिलेटेड स्किल्स गेन कर रहे हो, तो आप डिफरेंट डेटा साइंस जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने जो भी स्किल्स एक्वायर किया है उसमें आपकी एक्सपर्टीज क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मोर स्किल्स सीक्वल में होती है तो जनरली लोग डेटा एनालिस्ट से शुरू करते हैं, या फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर उनका डेटा विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है तो वो कहीं ना कहीं टैबलू डेवलपर या फिर BI डेवलपर के रोल के लिए अप्लाई करते, प्रिफर करते। एंड अगर दे आर गुड एट मशीन लर्निंग और पाइथन, देन दे अप्लाई फॉर एनी मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग जॉब। सो बेसिक स्किल्स आपको सब आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एज ए डेटा एनालिस्ट आपको पाइथन यूज़ नहीं करेंगे, आपको पाइथन यूज़ करना पड़ेगा। बट इनिशियली मे बी उसका कॉस्ट डिफरेंट हो सकता है। अगर कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर है तो उसका कॉस्ट अलग हो सकता है। तो इट इज़ समथिंग। तो उसमें कोई पर्टिकुलर जो है इन ब्रांचेस में से किसी एक में भी स्टार्टिंग कर सकता है, लाइक डेटा एनालिस्ट बन सकता है ना, जैसे आपने बताया, ML मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकता है, टैबलू इंजीनियर बन सकता है। यस, आप जिस टाइप के स्किल्स एक्वायर करते हो जिसमें आप बेस्ट हो उसमें आप डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हो स्पेसिफिक फील्ड में। बट आप जब फ्रेशर होते हो तो कहीं ना कहीं आपको आप ज़्यादा स्किल्स, मतलब थोड़ी स्किल्स हर एक्सपर्टीज की, हर जॉब रोल की आप एक्वायर कर लेते हो, ताकि जब भी आप किसी इंटर्नशिप या फिर फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई करो तब आपके पास इतनी स्किल रहे कि आप उसके इंटरव्यू, असाइनमेंट्स इनसे डील कर पाओ। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है,
तो ये तो हो गई स्किल्स की बात, राइट? ये स्किल्स आपको आने चाहिए। डेटा साइंस के बारे में भी हमने बता दिया, ब्रांचेस भी हमने बता दिया कि कहाँ कहाँ जॉब ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, उसके बाद हमें जब किसी कंपनी के लिए अप्लाई करना है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग, रिज्यूमे वगैरह। फर्स्ट थिंग आप श्योर हो जाओ कि आपके पास जो भी स्किल्स है, किन स्किल्स के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा श्योर हो अपने, बिकॉज आपके पास जो भी स्किल होंगे उसके रिलेटेड आप जॉब रोल पे अप्लाई करोगे। अगर आप सो फर्स्ट डिसाइड व्हाट स्किल्स यू हैव, एंड सेकंड थिंग कि आपको अपना रेज्यूमे बना लेना है, बिकॉज अगर आपने अपने स्किल्स से रिलेटेड रेज्यूमे बना लिया, फर्स्ट थिंग वाज यू वर्क एक्सपीरियंस। इफ यू अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो रख सकते हो, एंड आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, सो उसके रिलेटेड आप स्टेप बाय स्टेप आप एक ब्लॉग बना के उसके रिलेटेड डेटा आप रख सकते हो। बट ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी जॉब रोल के लिए पोस्ट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड, उसके स्पेसिफिक थोड़ा आपका रेज्यूमे हो जाए। मतलब पहले जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको पढ़ लें कि कौन सी वाली जॉब है, राइट? उसके हिसाब से फिर अपने रिज्यूमे को थोड़ा मॉडिफाई कर लो। यस, आप एक पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए, और फिर जॉब रोल के रिलेटेड आप उसे फिर मॉडिफाई कर सकते। बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप पोस्टिंग करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन अ डे आप 5 to 10 भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं या फिर इंटरशाला का पोर्टल यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन अ डे 1 जॉब पोस्ट नहीं अप्लाई करते हैं, आप मल्टीपल जॉब के लिए इन अ डे आप अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के रख देना है आपके रेज्यूमे का, कवर लेटर का, और फिर जॉब के अकॉर्डिंग उसे आप मॉडिफाई कर दो। जॉब के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई करना है आपको, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी जॉब में विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो किसी जॉब में सबकी जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो कंपनीज की होती है रिक्वायरमेंट, तो उनकी स्पेसिफिक अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ऐसा नहीं कि हर कंपनी एक ही रिक्वायरमेंट आ रही है, किसी को एनालिटिक्स चाहिए, तो यानी कि हर जॉब के लिए, यानी कि हर कंपनी की जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है ना? कि एक ही नहीं होगा कि सबको एक ही प्रोग्रामिंग चाहिए, टैब्लू है तो सबको टैब्लू चाहिए, हो सकता है किसी को एसक्यूएल चाहिए हो, किसी को एमएल चाहिए हो, राइट? तो उसके हिसाब से आप अपने रिज्यूमे को चेंज कर सकते हैं और जो आपके स्किल्स है उसको मेंशन कर सकते हैं, उसको ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। यस, उसके रिलेटेड आप कवर लेटर भी आपको कवर लेटर उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। यस, बिकॉज इन इंटरशाला कवर लेटर कंपनीज पूछते हैं, तो आपको वो भी बना के रख देना पड़ता है। एंड असाइनमेंट्स की आपने बात की, तो असाइनमेंट्स में क्या मेंशन करना है, और उसको असाइनमेंट्स में हम लाइक ये डेटाबेस जो हम बात कर रहे हैं तो उसके कैसे असाइनमेंट बनेंगे? आपने कैसे रिज्यूमे में मेंशन किया था असाइनमेंट्स? एक्चुअली आई मेंशन माय प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे, उसमें प्रोजेक्ट डिटेल डाली थी या कोई लिंक भी डाला था कि मैंने ये काम किया था, ये देख लो? कहीं ना कहीं उसको ब्रीफ में मेंशन कर देता था कि मैंने क्या किया है। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर्स आपके देखेगा कि अगर मैंने समझ जाएगा कि इसको आता है, कि इसने इस चीज़ पे वर्क किया है, इसने इस टूल पे वर्क किया है, तो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपको डालने पड़ते हैं। मैंने मशीन लर्निंग पे 2 प्रोजेक्ट्स किए थे। वन वाज रिलेटेड टू रिग्रेशन एंड वन वाज रिलेटेड टू क्लासिफायर मॉडल। सो मशीन लर्निंग के जो रिग्रेशन प्रोजेक्ट था एंड और क्लासिफायर प्रोजेक्ट, उनमें कुछ में मॉडल्स सेम होते हैं और कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं कि इट वाज ओनली रिलेटेड टू रिग्रेशन एंड इट इज ओनली रिलेटेड टू क्लासिफायर। अगर किसी भी आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्री प्रोसेसिंग, बिकॉज मशीन लर्निंग के जो भी प्रोजेक्ट्स है उसमें मैक्सिमम टाइम प्री प्रोसेसिंग में ही जाता है। अच्छा। मॉडल के लिए कोडिंग करना या फिर मॉडल डिप्लॉय करना, उसमें टाइम कम लगता है एज कम्पेयर टू प्री प्रोसेसिंग। बिकॉज प्री प्रोसेसिंग में कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होते कि आपको ऐसे ही करना है। आपको कहीं ना कहीं उस कॉन्टेक्स्ट को समझना है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है कि ओके, अगर इस तरह के बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है तो आप इस तरह की प्री प्रोसेसिंग करोगे। क्या प्री प्रोसेसिंग मतलब इन लेमन्स लैंग्वेज क्या हुई है? अगर कोई डेटा साइंस का जॉब, कोई इंटर्नशिप लगी, जॉब लगी, तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा उसके लिए? सो प्री प्रोसेसिंग सच आपके पास डेटा कई सारे सोर्सेज से होता है। अच्छा, पर इनको कलेक्ट करना है। वो
क्लीन नहीं होता है। वो आपको पहले इस क्लीन फॉर्मेट में लाना पड़ता है। ओके। और जब भी आप उसके रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स देखते हो, मतलब जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो और उसको क्लीन करते हो, तो उसको आपको फिर प्रोसेसिंग होने के बाद कई सारे, फॉर एग्जांपल उसमें मिसिंग वैल्यू हो सकती है, या फिर कुछ डेटा ऐसा हो सकता है कि किसी ने वेरी डिफरेंट वैल्यू पुट, वेरी एक्सट्रीम वैल्यू पुट कर दी, तो उस कारण हमारा डेटा, जो भी डेटा होता है, इसको हम क्लीनिंग कर लिए। मतलब सबसे पहले हमने डेटा को लेके उसको एक क्लीन डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको क्लीन कर लिया, देख लिया उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है, कोई एक्सट्रीम वैल्यू तो नहीं डाली है, राइट? यस, या फिर कोई मिसिंग वैल्यू है क्या उसको, और अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसको कैसे फिलअप करना है, इसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, और आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे इस डिपेंड ऑन कि आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप प्री प्रोसेसिंग करते हो। आप ये भी देखते हो कि आपके डेटा में आउटलायर्स है क्या। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी रिज्यूमे की, राइट, कि हमने असाइनमेंट्स भी मेंशन कर दिए, और चलो हमारी इसके बाद हमें इंटरव्यू कॉल भी आ गया, राइट? तो इंटरव्यू कॉल के लिए आपने क्या किया था? लाइक कोई प्रिपरेशन करी थी, या क्या चैलेंजेस फेस किए थे उसमें? या फिर ऑडियंस अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करेगी कोर्स करने के बाद डेटा साइंस के जॉब के लिए, तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस होंगे? सो फर्स्ट तो ऐसा था कि मैंने जो रेज्यूमे, कवर लेटर और इंटरव्यू के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। वो तो पूछने वाले हैं आपको, प्रिपेयर इन एडवांस। तो वो तो पहले से ही प्रिपेयर किए थे, बिकॉज जब आपको कॉल्स आते हैं या फिर कंपनीज असाइनमेंट भेजती है, तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन में दो असाइनमेंट आ गए, एक दिन में 2 कॉल आ गए, और दोनों के रिलेटेड जॉब प्रोफाइल डिफरेंट भी हो सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में पहले से प्रिपेयर्ड रहना है कि रेज्यूमे एंड इंटरव्यू के वो क्वेश्चन जो आपको पूछने वाले हैं आपको पता होता है। तो आपने लाइक हमारा इंटर्नशाला का यूट्यूब चैनल फॉलो किया था? अगर आपने नहीं किया तो जरूर कर लें। ओके, देन जब भी मैं इंटर्नशाला के पोर्टल में जॉब के लिए अप्लाई करता था, तो अगर कंपनी, जो मैंने मिस्टेक की, जो मुझे लगता है उस पॉइंट पे, कि अगर मैं इरिलेवेंट, मतलब जो भी मुझे लगता है मेरे स्किल से उतनी ज़्यादा रिलेवेंट जॉब नहीं है, उनके लिए भी पोस्ट करता था, तो कंपनीज उसके रिलेटेड मुझे असाइनमेंट भेजते थे, और कहीं ना कहीं अगर वो 2-3 दिन का मुझे टाइम देते थे, तो मैं पूरा टाइम लगा के वो कर तो लेता था, बट जब इंटरव्यू की बात आती थी तब वो सारे स्किल्स पूछते थे कि आप, अच्छा। तो वो स्किल्स ना होने के कारण ऐसे 2-3 मेरे ऐसे इंटरव्यू गए कि वहाँ पे असाइनमेंट भेजा, मैंने भी उसको कंप्लीट कर लिया, बिकॉज वो पॉसिबल था रिलेटेड टू माई स्किल्स, बट इन द इंटरव्यू उन्होंने जब और भी स्किल्स पूछे, मतलब जो मेंशन उन्होंने कर रखे थे, तो वो न होने के कारण कहीं ना कहीं। कौन से स्किल्स नहीं थे मतलब इसमें इंटरव्यू में? फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरे स्किल्स की बात बताऊँ, जिस स्किल्स के बेस पे मैंने अप्लाई किया, कभी भी अप्लाई करता था, वो थे एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, टैबलू, पावर बीआई एंड मशीन लर्निंग एंड पाइथन। तो ये तो बेसिक स्किल्स है जो आपको चाहिए। तो इसके अलावा भी कुछ मांगते थे डेटा साइंस के? यस, जो भी रिक्रूटर होता है वो आपसे डेटा साइंस में एनएलपी भी पूछता है। मतलब कोई जॉब रोल्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पे एनएलपी का भी नीड थी, तब मुझे एनएलपी आती नहीं थी, तो पर मैं अप्लाई कर देता था, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी स्किल्स मैच हो जाते थे। बट जब असाइनमेंट भी पाइथन में ही होता था, तो वो भी हो जाता था, बट जब इंटरव्यू की बात आती थी, तब एनएलपी ना होने के कारण वो। एनएलपी इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस, और ये अलग से है? NLP yes is one of the part of data science. डेटा साइंस का पार्ट आप बोल सकते हैं। इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग के रिलेटेड ही हो गया। तो मुझे नहीं आती थी NLP। चैटबॉट्स में रिलेटेड जो भी असाइनमेंट्स होते थे, तो उसके रिलेटेड NLP ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, तो फिर इंटरव्यू में चैलेंज फेस किया आपने, तो आपने फर्स्ट अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक किया? लाइक उसका क्या प्रोसेस था? सो जनरली जो भी इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, उसमें कंपनीज फर्स्ट आपको असाइनमेंट भेजते हैं, एंड असाइनमेंट्स के बाद वो आपका HR या फिर टेक्निकल राउंड्स लेते हैं। सो अगर मैं इंटर्नशाला अभी मैं जिस जॉब पोस्ट पे हूँ उसके रिलेटेड बताऊँ, तो पहले मुझे असाइनमेंट दिया गया। असाइनमेंट के बाद मुझे
टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कॉल आया, और फिर मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ और उसके बाद एक HR इंटरव्यू हुआ, और उस एंड आफ्टर दैट इट टुक्स अराउंड 15 to 20 days इन होल प्रोसेस। उसके बाद जॉब पोस्ट कंफर्म होगी। ठीक है, तो यानी कि आप अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले से प्रिपेयर होके जाएं, राइट? नो अबाउट द कंपनी, रिसर्च अबाउट कि मैं किस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, और उसमें थोड़ा पढ़ो, उसके बारे में, कंपनी के बारे में पढ़ो, एंड देन पूरा फुल प्रिपेयर होके जाओ, तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू क्रैक द इंटरव्यू, राइट? यस, अगर आप 1-2 इंटरव्यू रॉन्ग भी कर देते, मतलब आप सिलेक्ट भी नहीं होते, बट कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सपीरियंस भी होता है, हाँ, कि आप जो रिजेक्शन हेल्प्स, ऐसा कोई नहीं है कि अगर रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद आपको और जॉब्स नहीं मिलेंगी, और भी कंपनी के ऑफर्स आएंगे, बट यू हैव टू लाइक लर्न फ्रॉम द फर्स्ट रिजेक्शन। यस, बिकॉज आप डेली जब इंटरव्यू देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, राइट? ये तो हो गया हमारा, आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया, राइट? अब जब फर्स्ट टाइम आप किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन करते हैं, राइट, तो आपको क्या लगता है कि हाउ शुड वी, कैसे एडजस्ट करना है फर्स्ट कंपनी में, या फिर आपका एक्सपीरियंस क्या था उसमें? ओके, सो जब मैंने ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं इट वाज टेक्निकल पोस्ट, सो उसके रिलेटेड तो स्किल्स तो होनी चाहिए। सो इन द फर्स्ट मंथ मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग वाज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एक्चुअली, ब्रीफिंग हुई होगी क्या है क्या नहीं। यस, कि आपको प्रोडक्ट एक्सप्लोर करना पड़ता है, प्रोडक्ट को समझना पड़ता है, बिकॉज जब भी आप कोई एनालिसिस करते हो तो प्रोडक्ट को ध्यान रख के ही करना पड़ता है। आप कोई फॉर्मूलास लगा के नहीं होता, इट इज़ आपको कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप एनालिसिस कर पाते हो। आपको कहीं ना कहीं, अगर कंपनी के डेटाबेस पे आप वर्क कर रहे हो, कंपनी किसी टेक्निकल थिंग्स पे वर्क कर रहे हो, उसके रिलेटेड कोई भी डाउट से आपको क्लियर कर लेना चाहिए, बिकॉज जब आप वर्क करते हो तब डेडलाइन भी हो सकती है, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता पहले से होना चाहिए। मतलब जो आप ट्रेनिंग पार्ट में करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए कि बाद में फिर दिक्कत ना हो, राइट? आपने क्वेश्चंस अपने अंदर रखे और बाद में पता चले कि आप फिर फंस गए, बाद में ट्रेनिंग भी हो गई और आपने वो क्वेश्चंस नहीं पूछे उनसे, यस, राइट? तो ट्रेनिंग पीरियड में आस्क क्वेश्चंस जितने सारे हो सके, एंड लेटर बी कंफर्टेबल विद द जॉब। तो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए क्विकली। ओके, सो फर्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन इज, अगर आप डेटा एनालिस्ट नहीं होते डेटा साइंस में, तो आप क्या होते हैं? आई वुड बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है। यस, एक चीज़ जो आप इस इंडस्ट्री में बदलना चाहते हैं? मैं अभी नया हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मुझे अभी तो आप लर्न कर रहे हैं, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। तो डेटा साइंस के बारे में लोगों का क्या मिसकंसेप्शन है? उनको क्या चीज़ लगती है कि ये इसमें बहुत डिफरेंट है, जो आपको लगा कि यहाँ पे वैसा नहीं है डेटा साइंस में? जब भी लोग पहली बार डेटा साइंस के बारे में सोचते हैं तो उन्हें डेटा साइंटिस्ट ही दिखता है, बट इसमें कई जॉब रोल्स होते हैं, और उस जॉब रोल के हिसाब से स्किल्स भी डिफरेंट होते हैं। फंडामेंटली स्किल्स तो सेम ही होते हैं, बट कहीं ना कहीं टूल्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको एक्सपर्टीज करनी पड़ती है। क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऑफिस की कॉफी मशीन कब रिफिल करना पड़ेगा उसके कंजप्शन के हिसाब से? इज इट पॉसिबल थ्रू डेटा साइंस? यस। अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आपको डेटा कलेक्ट करना पड़े हिस्ट्री से, राइट, तो कौन सा इवेंट आप कैप्चर करना चाहोगे डेटा साइंस में? When this universe created. अगर डेटा साइंस एक सुपर हीरो होता तो उसकी पावर्स क्या होती? एनालिसिस, फाइंडिंग योर फ्यूचर आउटपुट फ्रॉम योर प्रेजेंट अवेलेबल डेटा। भविष्य को पता कर लेता, प्रेडिक्ट कर लेता भविष्य। यस। थैंक्स श्रेयस। So before concluding, so would you like to give any tips to the audience or the freshers who are looking for career in data science? If as a fresher आप किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फर्स्ट आपको अपनी स्किल्स पता होनी चाहिए, और उसके रिलेवेंट ही आपको ट्राई करना है कि उसकी रिलेवेंट ही जॉब पोस्ट आप पे अप्लाई करो, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप इरिलेवेंट जॉब पोस्ट पे अप्लाई कर दोगे तो आपका टाइम असाइनमेंट्स में ज़्यादा चला जाएगा और शायद इंटरव्यू तक हो भी ना, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप असाइनमेंट हो गया बट इंटरव्यू में जिसके पास स्किल्स थी वो उनको वो पोस्ट मिल गई। ट्राई करना है कि क्विक अप्लाई करें, जब भी वो जॉब पोस्ट लाइव होती है तो ट्राई करना है कि आप अर्ली एप्लीकेंट हो जॉब पोस्ट के। ठीक है, सो थैंक्स यश एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई थिंक इट वाज वेरी इंसाइटफुल फॉर द ऑडियंस, और उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया होगा आज। And those who are looking for making career in data science,
ये पूरा एपिसोड उनके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। का एपिसोड, आई एम श्योर आज के एपिसोड में बहुत कुछ सीखा होगा जो आपके करियर जर्नी को बहुत हेल्प करने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक करियर फील्ड को कवर करें तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको न्यू एपिसोड्स की अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, ऑल द बेस्ट।